डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और लगातार इस बारे में वो बातें भी करते हैं और सामने आकर सरकार की आँखें भी खोलते रहते हैं। लक्ष्मण सर, जिस तरह से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला पहलवानों ने अपने बयान दिल्ली पुलिस के समक्ष दर्ज करा दिए। इनमें से 2 महिला पहलवानों ने टूर्नामेंट में वार्म अप यहाँ तक कि डब्ल्यूएफआई के कार्यालय में गलत तरीके से शरीर को छूने के आरोप लगाए। तो इसको क्या लगता है कि जिस तरह से ये आरोप सामने लग रहे हैं उसके बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? शुक्रिया सुष्मिता जी इस गंभीर बातचीत को आयोजित करने के लिए। निश्चित रूप से इस समय पूरे देश में जो भी लोग संविधान को मानते हैं वे सारे लोग एक सवाल तो जरूर पूछ रहे हैं कि क्या ये वही देश है, वही संविधान, वही कानून, वही राजनीति की नैतिकता का देश है जहां पर आरोप लगने मात्र से तमाम राजनेता अपने पद छोड़ देते थे, खुद छोड़ देते थे कि हमारे ऊपर कोई शिकायत हुई है, हमारे ऊपर कोई आरोप लगा है तो हम त्यागपत्र दे देते हैं और जब जांच हो जाएगी अगर हम निर्दोष साबित हो जाएंगे तो फिर से सक्रिय राजनीति में आ जाएंगे और अगर दोषी पाए जाएंगे तो उसकी जो सजा मिलेगी उसके हम हकदार होंगे। एक जमाना था जब कोई रेल मंत्री होता था और रेल की दुर्घटना हो जाए जिसमें वो खुद शामिल ना हो, वो रेल चला नहीं रहा होता था, फिर भी वो त्यागपत्र देता था नैतिकता के आधार पर। कोई बड़ा नेता, भले ही वो लाल कृष्ण आडवाणी क्यों ना हो, अगर उनके ऊपर कोई आरोप लग जाए तो वो अपना पद छोड़ देते थे ताकि पहले जांच हो और जांच में प्रभावित न करा कोई। पता नहीं वो नैतिकता, वो राजनीति का स्तर जाने कहां खो गया है कि अब कितने भी संगीन आरोप लग जाएं, मैं दो तरह का दृश्य इस देश में देख रहा हूं। अगर आप सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर इस देश के लोगों को याद होगा जिसके ऊपर जब कोर्ट सख्त होती है तब पार्टी कार्रवाई करती है, उसके पहले तक पार्टी उन्हें नहीं निकाल रही होती। ऐसे ऐसे अपराधियों को ऐसा लगता है कि संरक्षण दे रहे होते हैं, जबकि मैं याद दिलाना चाहता हूं ये वही पार्टी है जिसके नेता आरोप लगने पर इस्तीफा दे देते थे, लेकिन ये पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी अब बदल करके ऐसी जगह आ गई है कि बलात्कारी, हत्यारे, अपराधी, इनको ऐसा लगता है कि प्रकारांतर से बचा रहे हैं और कुछ दिन और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीधे सीधे आकर बचाएंगे कि नहीं भाई कितने भी दोषी हैं ये हमारी पार्टी में आ गए तो अब ये शरीफ हो जाएंगे। इसलिए देश के लोगों को इस बात पर विचार करना होगा। आप जांच तो होने देते, ईमानदारी ये होती है कि और खासकर महिलाओं का पहलू है। दो दो तरह के कानून इस देश में ऐसे बनाए गए हैं, चाहे वो एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट का कानून हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हुए तमाम कानून हैं। इनमें अगर आपके ऊपर आरोप लगता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप खुद को निर्दोष साबित करिए। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये दो समुदाय, ये दो तबका समाज का ऐसा है जो हजारों साल से शोषण का शिकार रहा है, अन्याय का शिकार रहा है। तो बहुत जल्दी वो लोग बोलते नहीं कि उनके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है। महिलाएं नहीं बोल पाती कि उनको कितना शोषण सहना पड़ रहा है। इस देश का दलित थाने नहीं जा पाता था। इसलिए ये कानून ऐसे बनाए गए कि पहले वो अगर कोई हिम्मत करके बोल रहा है तो तत्काल एक्शन लिया जाए और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया वो इसका सबूत दे कि वो निर्दोष है। इस पूरे मसले में जो कि महिलाओं का मसला है, इतना गंभीर मसला है, और अब तो जो ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है जिसके बाद ये हम पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई न्याय व्यवस्था, कोई सरकार का इकबाल, कोई नैतिकता, कोई सियासी समझदारी थोड़ी भी बची है कि वो इसके बाद भी बड़े बड़े नेता बयान नहीं दे रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल नहीं रहे इस मसले पर, और जो आरोपी है वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी है, लेकिन पार्टी, राजनीति, सियासत ये कहती है कि अगर इतने गंभीर आरोप और कोई सामान्य व्यक्ति लगाता तो इस देश में क्या होता भाई। ये तो गोल्ड मेडल और तमाम मेडल लाए हुए लोग हैं जिनको तिरंगे में देख करके इस देश का हर नागरिक गौरवान्वित हुआ था। यही महिलाएं जब खुशी के आंसू रो रही थी तो पूरा देश खुश हो रहा था। आज वो गम के आंसू रो रही हैं तो उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको जलील किया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। पीटी उषा जी को सामने खड़ा करके ये कहा जा रहा है कि इनके सामने इनकी औकात क्या, क्या औकात देख करके इस देश के पत्रकार ये साबित करेंगे कि कोई आरोप लगा रहा है तो वो कितना औकात वाला है। अरे वो एक भी मेडल ना ले आए
फिर भी अगर कोई आरोप इतना संगीन लग रहा है तो इस पर तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। सरकार के ऊपर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल है, और इस सवाल को इस देश के आम नागरिक को भी पूछना चाहिए कि न्याय, सुरक्षा, कानून अगर इसका इकबाल खत्म हो गया तो देश खतरे में हो जाएगा। जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जिस तरह से अभी एक बयान आया है स्मृति ईरानी का, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी प्रियंका गांधी को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा है, लेकिन वो ये तो देख लेती है, लेकिन महिला पहलवान जो जंतर मंतर में बैठी वो ये नहीं देख पाती। इस पर क्या कहना है सर आप? अब देखिए, इस पे क्या ही टिप्पणी की जाए, मतलब इस देश में आज का माहौल कैसा है। इस देश में प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पदों में से एक पद पर बैठा हुआ शख्स जब भाषण दे रहा होता है तो लगता ही नहीं कि इस देश के कोई प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आप एक पार्टी के नेता की मात्र की तरह नहीं भाषण दे रहे होते, भले ही आप चुनाव रैली करें, आप एक पार्टी के नेता भी हैं, आप रैली करें, आप अपनी पार्टी के पक्ष में वोट मांगे, लेकिन जब आप एकदम, अब आप एक बयान में याद कर रहा हूं, इस देश के नागरिक अपने आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछें, जो हिंदू अपने को मानते हैं और हिंदू फ्लेव में बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो भी सोचें। क्या इस देश के प्रधानमंत्री ये बोल सकते हैं कि आप जब बटन दबाने जाएं तो जय बजरंग बली बोलकर बटन दबाएं? फिर ये सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कहां बचा? आप प्रधानमंत्री हैं साहब, आप एक धर्म के नेता नहीं है। एक बात, उनके राज्य, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं 9 साल पहले तक ये देश घुटनों के बल चलता था, अब हमने घुटनों पर रेंगता था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना भावावेश में बोलकर वो अटल बिहारी वाजपेयी को भी घुटनों पर कर दे रहे हैं, अपने तमाम नेताओं को घुटनों पर कर दे रहे हैं। ये लोग कितना जलील कर रहे हैं इस देश को, इस देश के लोग कब सवाल पूछेंगे? उन्हीं में से एक नेता है ये स्मृति ईरानी जी। अब सिलेंडर वाली बात कितनी बोली जाए, लोग, अब उनको भी शायद फर्क नहीं पड़ता होगा कि 400 रुपए सिलेंडर होता था तो लोग सड़कों पर होते थे, चूड़ियां बेचते थे। मैं इसकी घोर आपत्ति दर्ज करता हूं, चूड़ी कमजोरी का पैमाना नहीं है। चूड़ी फिर भी एक महिला भेज रही थी, इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय थे, और जब सिलेंडर इतना बड़ा, इतना ज्यादा हो गया तो नहीं बोल रहे। और ऐसा बयान, अब आप बोल देते हैं कि मैंने आपको जो है नमाज पढ़ते उनको देखा, सबूत तो दे नहीं पाएंगे। कल को कोई ट्विटर पर बोल दे कि ये तो जो है कुछ और कर रहे थे, तो फिर आप क्या करेंगे? राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है बहुत बहुत तेजी से। एक पार्टी जीतेगी, हार जाएगी, एक सरकार बनेगी, गिर जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये जो नैतिक रूप से देश की राजनीति का स्तर गिर रहा है, ये देश को गर्त में ले जाएगा। और इस बयान पर इस देश का टीवी मीडिया, आप देखिए, रंगा पड़ा है। अगर कोई ये जो जम्मू कश्मीर वाले हैं ये बयान दे दें, गुलाम नबी आजाद, पूरी डिबेट होगी, और सतपाल मलिक पर डिबेट नहीं होगी। स्मृति ईरानी कोई बात बोल देंगी तो डिबेट होगी, पहलवान रोएंगी, लाठी खाएंगी, उनको जलील किया जाएगा, इस पर डिबेट नहीं होगी। और अगर अगर कार्यक्रम होगा तो उनको जलील करने का होगा, उनको अपमानित करने का होगा। कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार छोड़ो, ये तो पहलवान वो लोग हैं। आखिरी बात में बोल दूं सुष्मिता जी, फिर हम लोग प्रबल जी को सुनेंगे। इन पहलवानों ने 3 महीने पहले जब प्रोटेस्ट किया, हम लोग गए वहां पर, तो ये पहलवान साफ कहते थे, नहीं भाई, हमें प्रधानमंत्री सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करना है, हमारी लड़ाई फेडरेशन के प्रमुख से है, और हम कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति को आने नहीं देंगे। 3 महीने बाद जब वापस हमको उनको आंदोलन करना पड़ा, तो लोकतंत्र ने आंदोलन का सबक इन पहलवानों को भी सिखाया कि आप आंदोलन करके किसी सरकार से सवाल पूछ करके देशद्रोही नहीं होते। ये लोकतंत्र में आपका हक है भाई। आप अगर जनता हैं और आपको सरकार से लड़ना है तो इसका हक आपको जमहूरियत देती है। और तमाम राजनीतिक दलों को, अच्छा भाई, आप जब अनशन पर बैठे, आप धरने पर बैठे, तो भी आप भी तो राजनीति कर रहे थे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर आप राजनीति करेंगे नहीं तो राजनीति का शिकार होंगे। तो अब पहलवानों को ये समझ में आ गया है कि जमहूरियत में हमें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। अफसोस ये है कि ये तमाम नेता, तमाम लोग जो कल बयान वीर बनते थे, अब इस पर खामोश हैं। ये इस पूरे जमहूरियत के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जी लक्ष्मण सर, आपसे सवाल है कि जिस तरह से जो महिला पहलवान है उन्होंने तो देश का नाम रोशन किया, लेकिन जो आम लड़कियां हैं, जो आम रास्ते में चलती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा अक्सर देते रहती है,
बीजेपी सरकार, लेकिन जिस तरह से महिला पहलवान के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसपे क्या कमी रह गई और क्या जो जो लड़कियाँ घर के अंदर है, जो बोल नहीं पाती, उनके साथ भी तो ऐसा कुछ होता होगा, जो बता नहीं पाती और सरकार जब महिला पहलवानों के साथ ऐसा होते देख रही है, तो पूरे देश में तो ऐसी महिलाएँ बहुत होंगी, जो पीड़ित हैं किसी न किसी चीज़ से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज भी इस देश में एक विरोधाभास इस बात का है कि जिसको ज़्यादा अपमानित किया गया या जिसको हक अधिकार न देना हो, उसको पूजनीय बना दो, और इसकी सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएँ हुई। आज जी, भी वो लोग बहुत शान और शौकत से कहते हैं कि हम 9 दिन व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं का सम्मान है, उन्हें देवी बना के पूजते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देवी बनाने के साथ अगर कोई महिला अपने लिए न्याय मांगे, समानता का हक मांगे, अपना अधिकार मांगे, तो वो देवी क्यों नहीं होती है? और इस देश में तमाम चीजें, अब मनुस्मृति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो एक मनुस्मृति है, लेकिन हम जानते हैं हमारे इस देश में नहीं, दुनिया में महिलाओं के लिए आंदोलन करना पड़ा। फेमिनिस्ट मूवमेंट का एक लंबा इतिहास है इस दुनिया में, और भारत में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत पीछे जाने की बजाय मैं ज्योतिबा फूले को याद करूंगा कि सावित्रीबाई फूले जब स्कूल खोली और पढ़ाने जाती थी, और उनमें लड़कियां पढ़ती थी, और लड़कियां एक जाति की नहीं थी, सभी जाति की लड़कियों को वो कहते थे कि लड़कियों को पढ़ने से रोकना समाज का नुकसान है। तो पहला, और मैं पिछले दिनों उस स्कूल में गया, वो स्कूल खंडहर बना पड़ा है, जो पहला स्कूल भिड़े वाला पुणे में था। और वो इतिहास इस देश का इतिहास है कि पत्थर फेंका गया सावित्रीबाई फुले के ऊपर, गोबर फेंका जाता था, मैला फेंका जा रहा था। तो ये एक मानसिकता थी, और वो लोग तो मर गए ना भाई। सावित्रीबाई फुले चली गई, उन्हें इतिहास लिख कर जाना था, वो इतिहास लिख कर चली गई कि जब तक इस देश में महिलाओं की कोई बात होगी तो सावित्रीबाई फुले याद की जाएंगी, और बाकी पत्थर फेंकने वाले, मैला फेंकने वाले भी चले गए। मानसिकता नहीं गई, मानसिकता आज भी है। महिलाएं पढ़ने लगी, भारत का संविधान लागू हुआ, बहुत लोगों ने संघर्ष किया, महिलाएं पढ़ने लगी, महिलाएं हक अधिकार मांगने लगी। महिलाओं को दबाने की कोशिश की गई कि वो अपना हक अधिकार ना मांगे। और हम जिस हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं या समाज भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, जिसका सिलेबस अभी नहीं बदला गया है, उस सिलेबस में तो ये बातें दर्ज है ना कि बहुत मुश्किल से महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, लड़के लेना पड़ा। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लड़के लेना पड़ा। महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार नहीं था, लड़ना पड़ा उसके लिए। महिलाओं को सती कर दिया जाता था, लड़ना पड़ा कि रोको इसको, ये ठीक नहीं। महिलाएं विधवा हो गई तो विवाह नहीं हो सकता, लड़के लेना पड़ा। महिलाओं को बाल विवाह में झोंक दिया जाता था, लड़के रोकना पड़ा इसे। महिलाओं को अधिकार मिला, वोटिंग राइट मिला भारत के संविधान से, सारा अधिकार मिला भारत के संविधान से। अब 75 साल बाद हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, स्वर्ण आजादी का अमृत महोत्सव, पूजना देवी, सब कुछ। और इस समय अगर एडीआर की रिपोर्ट निकालें, क्राइम रिपोर्ट जितने निकालें, वो क्या बलात्कार कम होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं? हर दिन शायद 90 आंकड़े देख लेना चाहिए इस देश के लोगों को, रोज बलात्कार की घटनाएं। कितनी घटनाओं में कोई महिला बोल पाती है? आज मैं अखबार पढ़ रहा था, एक दलित महिला, जो शायद उत्तर प्रदेश की घटना है, और उत्तर प्रदेश तो भाई वहां का मुख्यमंत्री तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि भाई ये कर दे, ठोक दो, बुलडोजर चला दो, जाने क्या, जैसे लगता है कानून का राज आ गया। और उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा है जहां महिलाओं पर अत्याचार, अन्याय रुक नहीं रहा है। अब एक आखिरी बात, महिलाएं जो पढ़कर सक्षम होकर के, ताकतवर बन करके बोलना सीख ली है, बहुत तादाद इन महिलाओं की, और फेमिनिस्ट मूवमेंट अपने आप में मजबूत मूवमेंट है। उन महिलाओं में विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली महिला डॉक्टर पायल तड़वी, वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, और ऐसा शिकार होना पड़ा कि वो सुसाइड कर लिया, उसे हम सांस्थानिक हत्या कहते हैं। कहां न्याय मिला? उसी जंतर मंतर पर हम लोग बहुत, आज से तकरीबन 10 साल होने वाले होंगे, भगाना केस हुआ था, और उसमें पूरा परिवार वहां पर आकर न्याय मांग रहा था, न्याय नहीं मिला। पिछले दिनों हाथरस केस हुआ, न्याय नहीं मिला। कहां है न्याय? और आज ये पहलवान महिलाएं सशक्त महिलाएं, सक्षम महिलाएं, उन्होंने अपने हुनर से इस देश का नाम रोशन किया है, और वो अगर आरोप लगा रही हैं और उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो दिल्ली के जंतर मंतर से हजारों किलोमीटर दूर
किसी गांव की महिला, किसी गरीब कमजोर मजलूम किसान मजदूर घर की महिला अगर कोई अन्याय अत्याचार का शिकार हो रही होगी, कौन सुनेगा? न्याय इकबाल से चलता है, भरोसे से चलता है। और क्या इस देश के लोगों को यह बात नहीं समझ में आएगी, लड़कियों को यह बात नहीं दिखेगी कि जब उतनी शख्स पूरे देश और दुनिया में नाम कमाने वाली महिलाएं जो अपने हुनर से पूरे देश में जानी पहचानी जाती हैं, उन्हें न्याय अगर नहीं मिलेगा तो मैं कैसे अपने इलाके के थाने पर जाऊं? मुझे कैसे न्याय मिलेगा? मुझे पूरी चिंता इस पूरे प्रकरण से ये है, और इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश में न्याय का इकबाल खतरे में है, आम जनता का अपनी चुनी हुई सरकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा खतरे में है। और इन्हें बचाने के लिए तत्काल इस देश के ताकतवर प्रधानमंत्री, ताकतवर सरकार को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई आप हमारे पार्टी के नेता हैं, मान लिया आप निर्दोष हैं, आपका भी पक्ष हम सुनेंगे, आप निर्दोष हैं, न्याय का तकाजा ये कहता है कि ताकतवर अगर कोई पद पर है तो आप पद छोड़ दें ताकि न्याय की जांच पूरी हो जाए। अगर आप निर्दोष साबित होंगे तो हम ससम्मान आपसे माफी मांगेंगे, पहलवानों से कहेंगे कि माफी मांगो और आपका सम्मान आपको वापस लौटाया जाएगा। लेकिन उन महिलाओं के सम्मान का क्या होगा? अगर उन्हें सम्मान नहीं मिला, वो रो रही हैं, लाठी खा रही हैं, मुकदमा दर्ज करा रही हैं, जंतर मंतर पर बैठ गई हैं, उनके समर्थन में लोग उतर रहे हैं, अगर यहां न्याय नहीं हुआ तो मैं बार बार पुकार करता हूं कि मतलब न्याय फिर कहां है? ये मेरी चिंता का विषय है सुष्मिता जी। एक आखिरी सवाल है सर, मीडिया का क्या रोल रहा है? जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया तरह तरह की बातें बना रही ब्रजभूषण के को लेकर और पहलवानों को लेकर, महिला पहलवानों को लेकर पुरानी चीजें याद करके सोशल मीडिया में फैला रही है कि पहले क्यों नहीं बोला गया, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? अच्छा, ये मीडिया वाले जो लोग चरित्र हनन कर रहे हैं इन आंदोलनकारियों का, इनमें कुछ ट्वीट, और मैं इसकी वैधता की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट आए कि जब कोविड आया था तो इनमें से कई सारे खिलाड़ी शायद वो बयान दे रहे थे जो ये जहरीली मीडिया और इस देश के कुछ सत्ताधारी दल के नेता मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे या तबलीगी जमात के खिलाफ बोल रहे थे। मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं। उन्होंने तो वो भी काम किया है। उन्होंने शायद, इन पहलवानों ने आज के पहले कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया जो राजनीतिक कहा जा सके, जो सरकार के खिलाफ हो, किसी के पार्टी के खिलाफ हो। शायद वो एक अच्छे नागरिक थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उन्होंने अपने हुनर का प्रदर्शन किया था, तब तो वो अच्छे थे ना। और जैसे ही आज उन्होंने सवाल पूछ दिया, ये बड़े बड़े एंकर उनके खिलाफ डिबेट करते हैं। ये एंकर ये नहीं समझते कि इनके अपने ऑफिस में विशाखा गाइडलाइन क्यों बनानी पड़ी थी। ये तो ताकतवर लोग थे, किसी मीडिया घराने में बैठकर, किसी सार्वजनिक संस्थान में बैठकर, किसी सरकारी ऑफिस में अगर किसी महिला के साथ अन्याय और शोषण होता है तो विशाखा गाइडलाइन बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो ये तकाजा न्याय का ये कहता है कि जांच तुरंत हो, तुरंत एफआईआर दर्ज हो, तुरंत जांच हो, उसका फैसला हो। बिहार में जाति जनगणना होगी कि नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट को कह रहा है भाई तुरंत 3 दिन में फैसला लो, तुरंत ये पीआईएल जो दाखिल हुई तुरंत फैसला लो। पटना हाई कोर्ट, आदर्श हाई कोर्ट तुरंत फैसला लेता है, रोको जनगणना, क्योंकि भाई ये जातिवादी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जब ये ओबीसी वाले जब कहते हैं कि हमारा आरक्षण बढ़ा दो, तो सरकार कहती है आंकड़े कहाँ हैं? जब आंकड़े जुटाने के लिए जनगणना कराएगी तो कहेगी नहीं नहीं, ये तो निजता का हनन है, ये गड़बड़ है, तुरंत रोक लगाओ। वही सुप्रीम कोर्ट जब वहीं ये पहलवान गए, वो कह रही है कि एफआईआर दर्ज हो गया, अब हटो, ये केस खत्म करो। क्या सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित माननीय जज महोदय ये नहीं कह सकते थे सरकार को कि सरकार 1 हफ्ते में जवाब दे? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटना हाईकोर्ट 3 दिन में फैसला सुनाए, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई ये सम्मानित नागरिक हैं इस देश के, और अगर इन्होंने अपने आत्मसम्मान पर लगी ठेस को न्याय के जरिए हम मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो तत्काल 1 हफ्ते में रिपोर्ट दे सरकार। क्या कार्रवाई की, जांच कमेटी कितने दिन में रिपोर्ट देगी, क्या कर रही है, तुरंत रिपोर्ट दे। न्याय का इकबाल कायम रहता, मीडिया का इकबाल, न्यायिक संस्थानों का इकबाल सरकार के इकबाल से तो अलग है ना।
कल को तो सरकार बदल जाएगी, 24 में नहीं बदलेगी, 29 में बदल जाएगी। अरे इनको ये गुमाना भाई, ये संविधान बदल दे, ये कहें कि अब चुनाव ही नहीं होगा, चीन के पैमाने पर चलेगा, तो वो बात अलग है। तब तो मैं इस देश के नागरिकों से पूछूंगा कि क्या भाई ये सब भी कबूल कर लोगे क्या? लेकिन अगर लोकतंत्र बचा रहेगा, संविधान बचा रहेगा, तो मीडिया और न्यायपालिका तो रहेगी ना। ये सरकार तो चली जाएगी, सरकार चली जाएगी तो फिर आप कैसे अपने लोगों के बीच आकर के भरोसा पैदा करोगे कि आप जनता की आवाज है? मीडिया सरकार की आवाज नहीं होता। और ये टीवी, आज का टीवी, ये टीवी अपने सैटेलाइट से, विज्ञान से चलने वाली टीवी किसी बाबा का इंटरव्यू घंटों घंटों दिखाता है, बाबा का चमत्कार कह रहा है कि बाबा चमत्कारी हो गया। बंद कर दो विज्ञान की किताबें, तुम क्लास 1 की टेक्स्ट बुक में बाबाओं के चैप्टर पढ़ाया करो। ये मीडिया वाले ये कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये मीडिया वाले सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। ये मीडिया वाले जनता की बेरोजगारी, जनता की महंगाई, शिक्षा बिक गई इस देश में, और इस देश में पूरा का पूरा एकेडमिया संघ का गुलाम बनाया जा रहा है। कोई मीडिया डिबेट नहीं करेगा। नहीं करोगे तुम, हम जनता के सवाल पर तो नहीं बात करते भाई। ये देश के नागरिक सड़क पर उतर आए, ये नागरिक बारिश झेल रहे हैं, लाठी सह रहे हैं, तुम्हारी जलालत भी सह रहे हैं। तुम एक बार निष्पक्ष रूप से सरकार से सवाल नहीं पूछ पाए। इसलिए सुष्मिता जी, इसी मसले की बात हो या ओवरऑल बात हो, मेरी चिंता जैसे लोकतंत्र की है, संविधान की है बतौर नागरिक, वैसे ही मेरी चिंता एक निष्पक्ष तटस्थ मीडिया की है। अब आप जैसे लोगों का चैनल है, यूट्यूब जैसा चैनल है, आप तो निष्पक्ष ढंग से अपनी बात रखते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और हर सरकार से सवाल पूछते हैं। ये मीडिया को भी यही काम होना चाहिए। आप सुष्मिता जी, आप 4 PM का माइक लेकर गांव गांव चली जाइए, हो सकता है लोग बुलाएं, पानी पिलाएं, बिठाएं, स्वागत करें कि हाँ बिटिया आपके कार्यक्रम में हमारी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की चिंता थी। ये मीडिया वाले अपना माइक लेकर के आम जनता के बीच नहीं जा सकते, पब्लिक दौड़ा लेगी। कितने दिन आप स्टूडियो में, नोएडा के स्टूडियो में गिरोह चलाते हुए अपनी जनता के खिलाफ काम करेंगे? ये इसलिए मुझे चिंता है। मैं अभी भी भरोसा करता हूं इस देश के नागरिकों पर कि वो कम से कम न्याय के पक्ष में खड़े होंगे। मैं इन पहलवानों के पक्ष में खड़ा नहीं हूं, मैं न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहता हूं। न्याय का इकबाल जिंदा रहे, सरकार न्याय करे, जो गलत है तत्काल उसको सजा दे। ये मत देखे कि मेरी पार्टी का विधायक है, कोई थार चला दे रहा है, क्या हो रहा है, कोई मार देगा, किसी को जान ले लेगा, तब भी आप न्याय नहीं करेंगे। किसी कोई अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ कर रहा, तब भी आप न्याय नहीं करेंगे। तो देश किन चीजों का नाम है? देश का किताब के नक्शे का नाम है, देश तो इन्हीं संस्थाओं का नाम है। मुझे देश की चिंता है। शुक्रिया।